हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर 16-17 अप्रैल 2022 का। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा देश की पहली वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू करने की घोषणा की गई है? क्या छतरपुर से, खजुराहो से, महेश्वर से या उज्जैन से? हमारा सही आंसर है हमारा खजुराहो से। हाल ही में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने खजुराहो की शहर की यात्रा की और घोषणा की है कि जो देश की पहली वंदे भारत ट्रेन है खजुराहो शहर से ही शुरू करने की घोषणा की है। सरकार देश के सभी पोस्ट ऑफिस के जरिए रेल टिकट उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने जा रही है। एक स्टेशन एक प्रोडक्शन कार्य योजना के अंतर्गत छतरपुर और खजुराहो रेलवे स्टेशन पर वहां के लोकल उत्पादों का स्टॉल लगाकर उनके उत्पादों को बढ़ावा देगी। हम देखते हैं कि एक स्टेशन एक प्रोडक्शन कार्य योजना है क्या। एक स्टेशन एक प्रोडक्शन कार्य योजना है देश भर के जो रेलवे स्टेशन है हमारे, वहीं के जो लोकल उत्पाद हैं, खास उत्पाद जो हाथों से बने उत्पाद होंगे इत्यादि, बिक्री के लिए एक चरणबद्ध तरीके से स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे जिस रेलवे स्टेशन पर भी यात्री उतरेंगे वहां के खास उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उन्हें आसानी से खरीद सकेंगे। जो भी पसंद आएगा वहां खरीदेंगे। इससे होगा क्या, उत्पाद का प्रचार भी होगा और जो वहां पर स्टॉल लगाएंगे श्रमिक, उनको रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही ट्रेनों से इन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा भी मिलेगी। उदाहरण के लिए देखेंगे कि छतरपुर का जो टेराकोटा कला है, उसके स्टॉल एक स्टेशन एक प्रोडक्शन योजना के अंतर्गत छतरपुर रेलवे स्टेशन पे लगाएंगे, जिससे कि छतरपुर की जो टेराकोटा कला का उत्पाद का प्रचार भी होगा और वहां के श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। थोड़ा सा हम चलते हैं डिटेल में कि एक स्टेशन एक प्रोडक्शन कार्य योजना है क्या एक्चुअली में। 1 फरवरी 2022 को जो बजट प्रस्तुत किया हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा, उसमें यह घोषणा की गई कि इस योजना के माध्यम से, मतलब एक स्टेशन एक प्रोडक्शन योजना के माध्यम से देश भर के हर जिले के रेलवे स्टेशन पे स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे होगा क्या क्या लाभ मिलेगा? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत देश भर के जो कई शहरों के स्थानीय उत्पाद हैं अपनी पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हर एक देश का नागरिक जिस स्टेशन से यात्रा करेगा वहां के लोकल उत्पादों के बारे में जान पाएंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के सफल क्रियान्वयन पर सभी स्थानीय उद्यमी अपने उत्पादों का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला पाएंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य लाभ देश का विकास करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इस योजना के तहत जो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा किनको मिलेगा? छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को। उनके उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कार्य कुशलता में सुधार भी होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत जो हमारे पारंपरिक शिल्प व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, वो स्टेशन पर अपने स्टॉल लगाएंगे और उनको बेचकर नई पहचान बनाने के साथ साथ अधिक से अधिक रोजगार के भी पैदा करेंगे। एक स्टेशन एक योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जिनके स्टॉल स्टेशन पर स्थापित किए जाएंगे, वो देश विदेश में आने वाले यात्रियों की मांग या खरीद के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ साथ उत्पादक की आय में भी वृद्धि करेंगे। जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, श्रमिक हैं और हस्तशिल्प, इन लोगों के बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें हम। हाल ही में जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा किया गया? कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? देवास, शाजापुर जिले से, उज्जैन जिले से या इंदौर जिले से? हमारा सही आंसर है उज्जैन। इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाने का मतलब ही यही है कि जो हमारे कर्नाटक के राज्यपाल हैं उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। सबसे पहले तो इनका संबंध हम देखें मध्य प्रदेश के किस जिले से?
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत का जन्म 18 मई 1948 को नागदा के समीप एक छोटा सा गांव है रुपेटा, वहां हुआ था। तो नागदा हमारा किस जिले में आता है? उज्जैन जिले में। थावरचंद गहलोत देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से 1996 से 97, 1998 से 99 और 1999 से 2004 और 2004 से 2009 तक लगातार उन्होंने चुनाव जीता और इसके बाद 2012 में से अब तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी सौंपा गया था। अब वर्तमान में गहलोत जी को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में इटली के जो मालसेसिन गार्डा में एक यूथ ईस्टर मीटिंग चैंपियनशिप के लेजर 4.7 ILCA 4 इवेंट आयोजित किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश की रीता दांगी ने भी पार्टिसिपेट किया और स्वर्ण पदक जीता। ये इनका संबंध किस खेल से है? ये सेलर है या घुड़सवारी है? घुड़सवारी के खेल से संबंध रखती है या शूटिंग के खेल से संबंध रखती है, एथलेटिक्स है? तो इनका सही आंसर है सेलर। मध्य प्रदेश अकादमी की रीता दांगी सेलर है। अकादमी की एक और खिलाड़ी है हमारी नेहा ठाकुर, सेलर। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 24वां स्थान प्राप्त किया था। इस स्पर्धा में देश के जो अलग अलग देशों के जो प्रतिभागी थे वो 148 बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किया। और कुछ और जानकारी हम रीता दांगी के बारे में बताना चाहेंगे कि अभी फरवरी में ही जो अबू धाबी देश से बाहर 27 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक खेली गई एक एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग एकेडमी की जो खिलाड़ी हैं हमारी, यही जो जिनके बारे में बात करें, रीता दांगी ने ILCA 4 लेजर 4.7 क्लास बोट, एक तरीके का बोट है ये, इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और इसी ही इवेंट में हमारी नेहा ठाकुर ने कांस्य पदक जीता था। दोनों खिलाड़ियों का चयन एशियाई गेम्स के लिए हुआ है। ये आगे जाके हमारे एशियाई गेम्स में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने जा रही है। और भी देखें हमारे किन किन मध्य प्रदेश एकेडमी के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी में हाल ही में आयोजित एक प्रतियोगिता हुई है, उसमें 4 पदक जीते हैं। देखें, ये प्रतियोगिता दिल्ली के आर्मी पोलो राइडिंग सेंटर पर आयोजित की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश के घुड़सवारों ने 3 स्वर्ण और 1 रजत हासिल किया था। मध्य प्रदेश एकेडमी के जो घुड़सवार हमारे राजू सिंह, उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता और टीम स्पर्धा में राजू सिंह ने उमर अली के साथ 1 स्वर्ण पदक जीता। हमारी जो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना 2007 में की गई थी और इसका जो ये कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और एक और अच्छी दूसरी खबर हम बताना चाहेंगे। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी ने जूनियर नेशनल का खिताब जीता है। ग्वालियर में ये खेली गई थी प्रतियोगिता। दूसरी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला एकेडमिक चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी ने साई मतलब है हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नेशनल लेवल की हमारी अथॉरिटी है, इस एकेडमी को 2-1 से हरा दिया। महिला एकेडमी की जो खिलाड़ी हमारी ऋतिका सिंह और भूमिक्षा साहू, इन्होंने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश महिला जो एकेडमी ग्वालियर जिले में स्थित है। और एक और अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में जो हमारा 21वां MBBS बैच पास आउट हुआ है, उसको पहली बार हिप्पोक्रेटिक की जरिए किसकी शपथ दिलाई गई? अभी जब हम कोई भी बैच पास होता है मेडिकल में, तो बाद में जब वो अपना कोर्स पूरा कर लेता है, तब उस बैच से एक शपथ दिलाई जाती है। वो किसकी शपथ दिलाई जाती थी? हिप्पोक्रेटिक की। अब हाल ही में एक चेंज आया, बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है? मतलब हिप्पोक्रेटिक की जगह किस की शपथ दिलाई गई है? चाणक्य की, चरक की, या अरस्तु की, या डार्विन की? तो हमारा सही आंसर है चरक की।
जबलपुर के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 21वें बैच ने हमारे पहली बार चरक की शपथ दिलाई गई, उस बैच को शपथ दिलाई गई। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हिप्पोक्रेटिक शपथ क्या है और चरक शपथ क्या है। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन ये चरक हमारे देशी वैद्य हैं, हिप्पोक्रेटिक यूनानी। इसलिए देखें, हिप्पोक्रेटिक शपथ हमारा यूनानी चिकित्सा ग्रंथों में व्यापक रूप से प्रचलित शपथ है। चिकित्सकों और चिकित्सा व्यवसायी इसके लिए नैतिकता की शपथ लेते हैं। दुनिया भर के जो चिकित्सक महाविद्यालय में हिप्पोक्रेटिक की शपथ प्रमुख शपथ मानी गई है। हिप्पोक्रेटिक शपथ प्राचीन यूनान के एक विद्वान थे हिप्पोक्रेटिक, या उनका दूसरा बोल दो पुकरा, द्वारा लिखी गई थी। यह भी मान्यता है कि मानव रोगों पर उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लिखा था। इस शपथ में डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को शपथ दिलाई जाती है कि वो स्वयं से पहले मरीज के संबंध में सोचेंगे और उसके लिए कार्य करने के लिए बाध्य रहेंगे। चरक शपथ भी कुछ हिप्पोक्रेटिक की समान ही है। मेडिकल तौर छात्रों को चिकित्सा और चिकित्सा की नैतिकता से ये परिचित कराते हैं। चरक संहिता प्रसिद्ध हमारा आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि हमारे चरक ने की थी। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, रोगों से बचने के उपाय, चिकित्सा शिक्षा, रोग वैद्य के संबंध में विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। आचार्य चरक ने वन घूमकर स्थान पर घूमकर रोगियों की सेवा की है और सेवा की थी, और इन्हीं की शपथ हम अपने 21वें जो हमारे MBBS बैच है उनको दिलाई गई है। और यहाँ पर भी यही उसका मतलब निकलता है कि हम अपने स्वयं से पहले मरीज के संबंध में सोचेंगे और कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अगला क्वेश्चन हमारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक चेंज किया है। क्या चेंज किया है? एक घोषणा करी है कि 51,000 से बढ़ाकर एक कुछ राशि कर दी है। उस राशि कितनी है सर? राशि 55,000 है या 1 लाख या 75,000 या 60,000? सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि 51,000, अभी हाल ही में 51,000 थी, जस्ट एक हफ्ता पहले 55,000 रुपए कर दी गई है। अब हम देखें कि कन्या विवाह योजना है क्या। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार हैं, जरूरतमंद बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022 में जो चेंजेस आए उसके अंतर्गत राज्य के गरीब, निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद परिवार की जो बेटियां हैं या विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, की शादी के लिए राज्य सरकार यहाँ पर 5,000 रुपए की 55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कन्या योजना में अब 11,000 रुपए नगद के साथ 48 रुपए के उपहार दिए जाएंगे। इसमें 6,000 रुपए उस आयोजक को दिए जाएंगे जो इस सामूहिक विवाहिक कार्यक्रम को आयोजित करेगा, और इस योजना हर एक प्रति जोड़े के हिसाब से दिया जाएगा। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं पर भी मध्य प्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी, लेकिन शर्त यह रहेगी सामूहिक विवाह होगा, जो परिवार होना चाहिए वो गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, और ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखें हमारे में, मध्य प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, उसने ई सर्विस देने के उपभोक्ताओं को ई सर्विस देने वाला एक पोर्टल लॉन्च किया है। नया पोर्टल है, इसका नाम क्या है? ई एनर्जी, ऊर्जस, ई वितरण या ई बिल, इसका सही नाम है ऊर्जस। ऊर्जस का पूरा फुल फॉर्म बोल देंगे, क्या है हमारा? ऊर्जा सेवाएं। ये ऊर्जस पोर्टल है क्या? ऊर्जस पोर्टल से उपभोक्ताओं को क्या क्या सेवाएं मिलेंगी? ऑनलाइन निम्न दाब सेवाएं, जैसे कि उपभोक्ता यहां जाकर नए कनेक्शन, लोड परिवर्तन, हाई लोड टू मीडियम लोड,
या मीडियम लोड से लो लोड। नाम परिवर्तन भी करा सकता है और श्रेणी परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करेगा। ऑनलाइन उच्च दाब सेवाएं, उपभोक्ता यहाँ आकर उच्च दाब के लिए नया कनेक्शन ले सकता है। लोड, अगर लोड बढ़वाना हो तो नाम परिवर्तन कराने के लिए आवेदन कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उपभोक्ता इस पोर्टल की मदद से आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं कि हमारा जो आवेदन था उसका स्टेटस क्या है। इसके लिए उपभोक्ता को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही सारा काम कर सकता है। सेवाओं के लिए यहीं से ऑनलाइन भुगतान भी कर देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रेलवे से जुड़ी हर जानकारी अब हमारे सोशल मीडिया पे साझा की जा रही है। हर जोन सोशल मीडिया पे अपना अपडेशन दे रहा है। इस संबंध में जो देश का कौन सा या किस रेलवे जोन ने टॉप 5 में जगह बना ली है, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने के संबंध में देश के किस रेलवे जोन ने टॉप 5 में जगह बनाई है? मध्य प्रदेश के किस जोन में, सॉरी देश का बोल सकते हो, मध्य प्रदेश में जो जोन आता है वो उसने टॉप 5 में जगह बनाई है। वो हमारा जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे ने देश भर के 16 जोन में से बेहतर काम किया है। इस जबलपुर समेत भोपाल और कोटा तीनों मंडल ने यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी के लगभग 14,124 पोस्ट किए हैं। ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसको हम वेस्ट सेंट्रल रेलवे भी बोलते हैं, भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्र में से एक रेलवे जोन है, जिसकी जो अस्तित्व में 1 अप्रैल 2003 को आया। इसका मुख्यालय है जबलपुर। यह मध्य रेलवे से 2 डिवीजन, भोपाल डिवीजन और जबलपुर डिवीजन, और पश्चिम रेलवे से 1 डिवीजन अर्थात कोटा डिवीजन को हटाकर बनाया गया था। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो भारत के पश्चिम मध्य क्षेत्र को रेल मार्ग कवरेज प्रदान करता है, इसलिए इसको पश्चिम मध्य क्षेत्र बोलते हैं। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही जुड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर को दक्षिण एशिया के यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी के रूप में चयन किया गया है? ग्वालियर, विदिशा या धार या नीमच? हमारा सही आंसर है ग्वालियर। साउथ एशिया में ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी के रूप में चुना गया है। ग्वालियर शहर का विकास यूनेस्को के सहयोग से एक हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग के तहत किया जाएगा। हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग का मतलब एक शहरी परिवर्तन लाएगा, जिसको हम आगे चलकर एक स्मार्ट सिटी बोलेंगे, लेकिन उसमें हमारे सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पुरातत्वों का संरक्षण किया जाएगा। शहर का विकास शहर की हेरिटेज विरासत को केंद्र में रखते हुए किया जाएगा। ग्वालियर में भी किले को हेरिटेज साइट, ग्वालियर के जो किले हैं उसको हेरिटेज साइट, और जो ग्वालियर का महाराज बाड़ा है उसको सिटी स्क्वायर के तौर पर पहचान मिलेगी। हमारे मध्य प्रदेश के जो विश्व धरोहर स्थल हैं अब तक जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, एक बार उस पर भी नजर मार लें। खजुराहो का जो हमारा मंदिर है, हमारे खजुराहो के जो छतरपुर जिला में स्थित है, उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1986 में। सांची के स्तूप रायसेन जिले में स्थित है 1989 में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, इनको 2003 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। ग्वालियर का किला है जो ग्वालियर में स्थित है, उसको 2021 में यूनेस्को ने शामिल किया स्थायी रूप में। ओरछा भी हमारा एक बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक सिटी है जो निवाड़ी जिले में स्थित है, और 2021 में इसको भी यूनेस्को के धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। आज का जो करंट अफेयर था यही था, इतना ही था। आप मुझे कमेंट करें और बताइए कि इसमें और क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और हम आगे चल के इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें।